आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, एक सरल भाषा में समझो। कोई पार्टी है हमारे पास में आई, उसको मैंने माल बेचा और उसका एक चेक अपने पास में आया, उसने पेमेंट किया। वो चेक मान लो कि आज 6 तारीख का 6 नवंबर का है और मैंने उसको उस तारीख का पेमेंट जमा कर दिया अपने टैली के अंदर। लेकिन मैंने उसको बैंक के अंदर बीच में 2 दिन की छुट्टी आ गई, तो जो मैंने चेक आज लगाया था वो 2 दिन के बाद में पास हुआ, यानी 6 की जगह 8 तारीख को पास हुआ। तो वो जो बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट है, उसके अंदर तो मुझे वो 8 तारीख के अंदर पेमेंट अपने खाते के अंदर बताएगा और हमारे जो टैली के अकाउंट है उसके अंदर वो 6 तारीख का बताएगा। इसको सही करने की प्रक्रिया को बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। या बैंक के द्वारा जब हमारे खाते से कुछ चार्जेस काटे जाते हैं, चेकबुक के रूप में, एटीएम के रूप में, खाते को मेंटेन करने के रूप में, जो एक्स्ट्रा खर्चे या एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं वो हमें पता नहीं रहता है, तो हमें बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट से वो पता चलता है। और बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है वो हमारे टैली के अकाउंट में मेल नहीं खाता है। उसे सही करने की प्रक्रिया को बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। अब यहाँ समझते हैं नोट्स के रूप में बैंक रिकंसिलिएशन क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपकी कंपनी का खाता, जैसे बैंक खाता, और बैंक द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट के बीच तालमेल बैठाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आपकी कंपनी के रिकॉर्ड और बैंक के रिकॉर्ड एक दूसरे से मेल खाते हैं। इससे किसी भी प्रकार की गलती, छूट या धोखाधड़ी को जल्दी से पहचाना जा सकता है। चलिए आगे इसको देखते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका होना क्या जरूरी है। इसमें एक सटीकता होती है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके खाते सही है, यानी आप जो भी एंटर कर रहे हो, जो चेक काट रहे हो या अगली वाली पार्टी से आपको चेक मिला है वो आपके खाते के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका पेमेंट आ रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपको पेमेंट करता है, चेक देता है और वो चेक आप अपने टैली के अंदर तो वो एंट्री कर लेते हो, रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हो, लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा नहीं आता है, तो आप उसके चोरी को पकड़ सकते हो, उसमें जो धोखाधड़ी हुई है उसको पहचान सकते हो। ये सब सही करने की तरीका ही बैंक रिकंसिलिएशन है। त्रुटि पहचान, गलत प्रविष्टियां या छूटों को आसानी से पहचाना जा सकता है। कभी कभी आप किसी को चेक ज़्यादा दे देते हो तो आप उससे वापस से उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। वित्तीय नियंत्रण, आपके वित्तीय डाटा पर बेहतर नियंत्रण होता है। फिर ये कैसे करते हैं, कैसे करना है, उसके लिए तो मैं आपको यहाँ पे टैली के अंदर ले जाकर बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, आप इसको आसानी से पढ़कर कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। आप सबसे पहले 1 महीने का अपने बैंक से, जो भी बैंक है, SBI बैंक, एक्सिस या कोई भी बैंक हो, उस बैंक का एक स्टेटमेंट लेकर आ जाओ और उस बैंक स्टेटमेंट के जरिए आप अपने टैली प्राइम को ओपन करके बैंक रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे एक भारतीय स्टेट बैंक ने आपको 1 तारीख से 1/4/2020 से 1/5/2020 तक का बैंक स्टेटमेंट भेजा है। इस बैंक स्टेटमेंट से आपको अपने टैली प्राइम के अंदर देखना है कि वो सब चीज़ें मिलान करके देखनी है कि वो सही है या नहीं है। उसमें तारीख बराबर होनी चाहिए कि आपने किस तारीख को टैली में एंट्री की और बैंक उस किस तारीख को वो एंट्री बता रहा है। कितना अमाउंट है वो भी मिलान करना है, वो कब जमा हुआ, कब विड्रॉल हुआ, और लास्ट में बैलेंस कितना बचा है, यानी टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें सबसे खास बात ये देखनी है कि वो किस तारीख को पेमेंट आपके पास में आया है। कोई ऐसी एंट्री जो आपके पास में बैंक स्टेटमेंट तो दिखा रही है लेकिन आपके पास में वो एंट्री नहीं की है, तो उसकी एंट्री भी हम करके उसको सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसको कैसे करना है टैली प्राइम के अंदर, ये बैंक स्टेटमेंट मेरे पास में एक्सरसाइज के रूप में पड़ा है। तो इसके लिए आपको जाना है टैली प्राइम में और सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पे जाना अकाउंट बुक के अंदर और लेजर के अंदर जाना है
और इसमें से लेजर लेना है आपको बैंक अकाउंट का जो SBI बैंक का है। तो SBI बैंक का अकाउंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये आपके सामने बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट खुल गया है अपनी कंपनी का। अब यहाँ पे इसको रिकंसिलेशन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है R, अल्टर के साथ R बटन दबाओ, या नीचे के साइड में आप देख सकते हो रिकंसाइल ऑप्शन पे क्लिक कर लो। तो ये रिकंसाइल एक तरह की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आपको बस क्या करना है कि जो लेन देन है उसके आगे आपको बैंक की डेट लगानी है कि आपने जो यहाँ पे एंट्री की है और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो एंट्री की तारीख है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम होगी तो आपके बैलेंस भी बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार नोट्स ओपन करता हूँ। पहला एंट्री देखते हैं, ये तारक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने आपको एक चेक दिया था वो जो 10,000 का था, जमा किया है, डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिट यहाँ पे है 10,000 और तारीख आप देख लो कि किस तारीख को 1/4। इसका अकाउंट चेक नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार देखते हैं कि 1 तारीख है, यहाँ पे उसका चेक नंबर लिखा हुआ है 111102। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम ही इसके अंदर भी आ रहा है 111102 और 1 तारीख को हुआ है। तो आपको बैंक रिकंसिलेशन करने के लिए बैंक की डेट डालनी है। देखो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल में किया था एंट्री, और यहाँ पर भी वो 1 तारीख के अंदर ही एंट्री बता रहा है स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल डाल देना है, एंटर करना है। फिर नेक्स्ट एंट्री है इसके अंदर, अगली कैश आपने जमा कराया, कैश आपने जैसे जमा करवाया है, डिपॉजिट करवाया है, ये देख लेते हैं। हाँ, जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया 10,000 रुपये, वो भी 1 तारीख को ही एंट्री की है। तो यहाँ पर भी देखो 1 तारीख की एंट्री है, तो इसमें भी तारीख डाल देना है 1 अप्रैल। यहाँ पे मेरा ये एजुकेशनल वर्जन है टेली प्राइम। अगर आपके पास में अगर पेड वर्जन है तो उसमें तारीखें अलग अलग होगी, उस तारीख के अंदर ये आपको काम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे कैश आपने चेक के माध्यम से, ये देखते हैं एक बार, कैश आपने निकाले हैं चेक के माध्यम से, है ना। 5,000 रुपये कैश निकाला है, विड्रॉल किया है 5,000 रुपये, वो भी 1 तारीख को ही है। ये 1 तारीख की यहाँ पे एंट्री बता रही है 5,000 क्रेडिट, ठीक है। तो ये जमा हो रखा ये, और तारीख क्या है 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल में चेक कर लेता हूँ, 1 अप्रैल के अंदर ही एंट्री हो रखी है। तो 1 अप्रैल डाल दी, एंटर कर लिया। फिर अगला है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये 1,200 रुपये आपके खाते में से कटे हैं, यानी आप विड्रॉल किया है, बैंक अकाउंट में से गए हैं। ये किस तारीख को हुआ, 2/4 को। अब आपने तो उसको एंट्री आपने 1/4 को ही कर ली थी टेलीफोन एक्सपेंसेस, लेकिन बैंक ने इसको किस तारीख को काटा था, ये काटा था 2/4 को। तो आपको बस इतना सा करना है कि जो टेलीफोन एक्सपेंसेस वाली एंट्री है वो यहाँ पे स्टेटमेंट में 2/4 है, तो बैंक की जो डेट है वो यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे देख लीजिए 1/4 को मैंने एंट्री की थी, लेकिन बैंक ने उसको कितने तारीख को काटा था, 2/4 को। 2/4 एंट्री कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 लाख रुपए आपने जमा करवाए हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री की है 1 अप्रैल की, लेकिन यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर देख लीजिए ये 2/4 को एंट्री की है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपने 2 लाख रुपए जमा करवाए। तो बस आपको तारीखें सही करनी है। अगर कोई एंट्री मिस है, कोई एंट्री नहीं आई है, तो उसकी एंट्री दोबारा कर लेना और वो यहाँ पे आकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बता देगी। अब मैंने ये जो एंट्री की है वो 2/4 को की है, एंटर कर लिया। उसके बाद में LG इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। LG इंडिया लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे आपने इसको चेक दिया था 2/4 को, है ना। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में बता रही है 2/4 को 1,25,000 का चेक दिया था, पेमेंट कटा था अपना बैंक से। तो यहाँ पे जो तारीख है वो 1 अप्रैल ही है। तो यहाँ पे मैं 2/4 कर लेता हूँ, 2/4/2024 या 24 है 22 है, ईयर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तारीख आप इस तरह से सही करते जाना है। लीगल चार्जेस यहाँ पे आपका 1 तारीख को मैंने एंट्री की है, और यहाँ पे कितने तारीख को बता रहा है लीगल चार्जेस 2/4 को। तो इस तरह से आपको एक एक करके तारीखें चेंज करते जाना है और काम करते जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है अगली एंट्री में यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कीका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इससे 1,32,000 रुपये का चेक जमा हुआ है अपने पास में, यानी कस्टमर है उससे अपन को 1,32,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है, जो मैंने 1 तारीख को यहाँ पे एंट्री की है। और इसमें बैंक स्टेटमेंट में कितने तारीख को बता रहा है, ये बता रहा है 2 तारीख को, तो इसमें भी 2 तारीख को डाल देंगे। तो इस तरह से मेरा तो ये एजुकेशनल वर्जन है, 1 और 2 तारीख के अंदर ही काम कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास में पेड सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें अलग अलग तारीखें होगी, वो आपको तारीखें मिलान करनी है कि वो एंट्री किस तारीख को हुई है। फिर आपने क्या किया कि 50,000 रुपये निकाले हैं, है ना, क्रेडिट किए हैं, निकाले हैं बैंक की तरफ से। तो ये
1 लाख रुपए 50,000 रुपये निकाले हैं। किस तारीख को निकाले हैं वो देख लो। यहाँ पे मैंने तारीख ली है, विड्रॉल किए हैं 2 तारीख को, तो यहाँ पर भी 2 तारीख डाल देंगे, 2 अप्रैल। फिर अगली है इलेक्ट्रॉनिक वाली, ये भी आपने 1756 रुपये का कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसेस किया है, ठीक है। तो वो कितने का है, यहाँ पे 2 तारीख को किया है, तो 2 तारीख यहाँ पे लिख देंगे 2 अप्रैल, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बाकी वाले एंट्रियाँ इसमें दी हुई नहीं है, तो मैंने यहाँ तक आपको किस तरह से ये बैंक रिकन्सिलिएशन की एंट्रियाँ करनी है वो बताया आपको, और उसके बाद में बस आपको इसको एंटर करके एक बार सेव कर लेना है, ठीक है। एक बार एंटर करके इसको सेव कर लेना है, एंटर कर लो यहाँ पे। आप इसमें तारीख जैसे मैंने तो सभी एंट्रियाँ 1 अप्रैल में की थी, सभी एंट्रियाँ एक साथ ही दिखाई दे रही है। आपको 1 महीने की करनी थी तो 1 महीने की कर दी। ये बाकी वाले जो एंट्री है ना वो अगले महीने की है, दूसरे महीनों की है, तो मैंने वो तारीखें चेंज नहीं की। मैंने यहाँ 1 महीने का चेक करना था, 1 महीने का। आप F2 बटन दबा कर भी कर सकते हो कि F2 1 अप्रैल से 1 मई तक कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो मैंने सभी एंट्रियाँ 1 अप्रैल के अंदर ही एंट्रियाँ की है, सभी की सभी, ठीक है। सभी एंट्रियाँ किस में की है, 1 अप्रैल में की है, तो ये सभी चीज़ें उसमें की है। तो मैं वापस से एक बार ये सब कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको तारीख चेंज करके 1 महीने का स्टेटमेंट निकाल कर उसमें जो अभी मैंने बताया था वैसे करना है। तो मैं एक बार वापस से कर लेता हूँ, हट गया है तो वापस करके दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। तो हमने यहाँ तक कर लिया था ये वाली एंट्री। अब इसमें आगे वाली एंट्रियाँ नहीं करनी है, बस एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ये क्या अगले महीने की तारीख के अंदर था, इसलिए मैं एक बार एंटर करके इसको सेव कर रहा हूँ। आपके केस में ये तारीखें अलग अलग होगी, इसलिए आपको ये एंटर करने की जरूरत नहीं, बस एक्सेप्ट करना है और सेव हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी वो अगले महीने की तारीख में बताएगा इस तरह से। अब इसको चेक कैसे करते हैं वो भी देख लो एक बार। वापस से इसमें जाते हैं अपन लेजर्स के अंदर और बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे रिकन्सिलिएशन पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे उससे ऊपर वाली जो एंट्रियाँ हमने अभी की थी वो एंट्रियाँ नहीं दिखा रही है, क्योंकि उतनी एंट्रियों का आपने रिकन्सिलिएशन कर चुके हो। तो वो जो ऊपर वाली तारीख वाली एंट्री वगैरह बता रही थी, कैश वाली एंट्रियाँ, वो नहीं बता रही है। अब वो जो बची हुई एंट्रियाँ वो बता रही है ना। तो मैंने तो यहाँ पे 1 तारीख के अंदर ही डाला था, लेकिन आपके केस में अगर आप इसमें तारीखें चेंज करते हो, महीना चेंज करते हो, तो वो उस तरह से बता देगा। तो मैंने 1 महीने का आपको रिकन्सिलिएशन, बैंक रिकन्सिलिएशन करके दिखाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।